देखो कल न्यूमेरिकल करने के लिए मैंने जो दिया था उसका सॉल्यूशन कल पूरा नहीं हो पाया था, तो सॉल्यूशन पूरा कराएंगे उसका, ठीक है। ये बताओ किस किसने घर से कर लिया पहले क्वेश्चन वाला? चलो मैं आज दिखाता हूँ सॉल्व करके उसको। हाँ निकाल दी, कितनी आई? सही है, देखते हैं ज़रा सही है या नहीं है। क्या चीज़ ग्रुप में? देखो ये घन है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है? स्मॉल बी। कितनी भुजा है? स्मॉल बी। ये कॉमन बात है, अगर मैं ना कहूँ तब भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि घन की प्रत्येक भुजा कितनी होती है? स्मॉल बी होती है, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करेंगे, वो क्या? अगर मुझे घन का केंद्र निकालना है तो सारे कोनों से मिलती हुई एक लाइन लाओ जो बीच में आके मिल जाए। अब लाइन कहाँ पर आएगी? देखो यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ, फिर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, और इसके अलावा ये कॉर्नर रह गया, और यहाँ से ये कॉर्नर, और नीचे से ये कॉर्नर। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? ओ हो गया। ये जो मिलाया हमने, एक्चुअल में ये क्रॉस करके जाएगा। अगर मैं क्रॉस करके लाइंस खींचूंगा तो लाइंस इतनी ज़्यादा मिल जाएंगी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ेंगी लाइंस, इसलिए लाइंस थोड़ा मैंने टेढ़ा किया हुआ है, स्केल का यूज़ नहीं किया इस वजह से, ठीक है। अब ये बताओ केंद्र क्या हो गया हमारा? ओ हो गया। नाम क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी, और ये हो गया एच। तो कल मैंने ये कहा था ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ओ एच ओ आर कितना होगा, ये मैंने फाइंड करने के लिए कहा था। तो कई लोगों ने क्या रह गया? ए बी सी डी ई एफ एच जी जी ओ। अब तो ठीक है, एच भी आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब ये बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी? देखो किताब के अंदर अगर एनसीईआरटी में आप चेक करोगे, उसने आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, उसने ये नहीं लिखा है कि सॉल्व कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके ये कैसे होगा, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये एफ है, क्या है हमारे पास? ये एफ, और ये क्या है हमारे पास? सी। असल में ये लाइन बिल्कुल आपकी सीधी बनेगी। लाइन कैसी बनेगी? बिल्कुल आपकी ये सीधी बन जाएगी। लाइन सीधी बन गई बिल्कुल। अब ये लाइन यहाँ से कनेक्ट होके फिर यहाँ आएगी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ F से D जोड़ती हुई एक लाइन बना दूँ तो क्या यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगा? ज़रा दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। अब ज़रा देख के बताना, यहाँ पर ये एक क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। अब मुझे श्योरिटी क्यों है इस बात की? देखो जो हमारा घन होता है, घन की प्रत्येक भुजा कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा? समकोण त्रिभुज। मुझे कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। बताओ कर्ण कितना है इसमें? एफ सी का स्क्वायर आ गया, फिर क्या आएगा? सी डी का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा? एफ डी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद एफ सी इज इक्वल टू अंडर रूट। बोलो सी डी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल बी का स्क्वायर, स्मॉल बी का स्क्वायर। अब ये बताओ इस चित्र में देख करके कि एफ से लेकर के डी तक की दूरी कितनी होगी? √2b। अब कैसे होगी ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये नाम लिखा हुआ है, देखो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक ये शेप बन रहा है। यहाँ पर इसको कर देते हैं आई रह गया था, यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर आई, ठीक है। ये बताओ एफ आई डी ई ये शेप में है क्या? तो आप बताएंगे ये एक वर्ग है। क्या है ये? एक वर्ग। देखो जैसे ये हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं ये जो आपका नीचे वाला सरफेस है इसको यहाँ से अलग कर लिया, ठीक है। अलग करने के बाद इसको मैंने यहाँ से अलग कर दिया,
तो यही सरफेस तो है नीचे लगा हुआ, ये ऐसे करके रखा है, देखो ये जो है ऐसे कर यहाँ रखा हुआ है, सीधा करने पे क्या बनना है, स्क्वायर, मतलब वर्ग बनना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ इस तरीके से, ये क्या बन गया, इसका विकर्ण बन गया। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, क्या होता है, भुजा √2। क्या लिख देंगे, विकर्ण, नाम क्या है विकर्ण का, FD बराबर भुजा √2। भुजा कितनी है, B, और साथ में क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इस वैल्यू को यहाँ लगा दो, कितना हो गया, B √2 का होल स्क्वायर। FC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B² प्लस B² इंटू 2, ये तो होगा, अंडर खत्म हो गया, 2 और 1 3। FC इज इक्वल टू √3, B बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर का अंडरवुड निकाल लिया। क्या निकाल लिया, स्क्वायर का अंडरवुड निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये FC कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की। इस लाइन के 2 पार्ट कर लो, 2 पार्ट कर लो, यानी √3B अपॉन कितना आ जाएगा, 2। ऐसा मैंने क्यों करा, FO और CO डिस्टेंस क्या रहनी है, बराबर। अगर मैं FC का हाफ कर दे रहा हूँ ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, FO और CO मिल जाएगा। और देखो FO CO EO DO सब वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पर FO क्या निकालेंगे, FO कितना हो जाएगा, FC बटा 2, ठीक है। क्या आ गया, √3 इंटू B अपॉन 2। ये हमारी FO की वैल्यू आ गई, जो किसके इक्वल होगी, R के। अब मैंने कल ये कहा था, इस क्यूब के अंदर कितने कोने हैं बताओ, 8 कैसे, 1 2 3 4, 4 पीछे, कितने हो गए, 8। हर कोने पर चार्ज कितना रखा हुआ है, Q रखा हुआ है। तो हमें बताना ये है कि इसके सेंटर O पर टोटल पोटेंशियल का मान, यानी कुल विभव का मान कितना होगा। आसान तरीका तो यही था कि एक का विभव निकाल के उसमें 8 से गुणा कर दो, तो वही काम यहाँ पर करेंगे। क्या कर देंगे, देखो V इक्वल्स 1/4πε0 Q अपॉन R, Q अपॉन R, और R कितना आ गया अभी मेरे पास, √3B, √3 इंटू B अपॉन क्या हो गया, 2। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 8 से, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। देन फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4πε0 8Q, 8Q, और 2 कहाँ पहुँच गया, ऊपर, √3 इंटू B, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लो, 8 दूनी 16, या फिर इसको यही छोड़ दो। ये हमारा इसका कुल विभव निकल करके आ चुका है। जबकि मैंने तुम्हें कल बता दिया होगा, घन के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 बताया नहीं बताया था मैंने, बोलो, अरे बताया नहीं बताया था, 0 क्यों होगा, ये प्लस, सब चार्ज कैसे हैं हमारे, प्लस के हैं। इस बिंदु पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ध्यान देना, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, नीचे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी एक गया इस साइड में, एक गया इस साइड में, डायरेक्शन कैसा हो गया, उल्टा। अमाउंट कैसा है, बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। कितने कोने हमारे पास, 4 हैं। ढलाई जो होगी 4-4 की पार्टी की होगी, 4 तो पीछे है ये, और 4 है सामने। ऊपर वाला इसको मार रहा है गिरा के, नीचे वाला इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर कोई आपसे कह दे कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बताएंगे ई टोटल का मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक काम कर लो, इस पैटर्न को उतार लो पहले यहाँ से, ठीक है, उतारो, हाँ लाइन में छोड़, बोले नेक्स्ट हेडिंग साफ कर दे पहले ये। जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में टेस्ट होगा 10 मिनट का, तो आज होगा, आज ही होगा। कोई बात नहीं, जो रेडी है वो तो रेडी है, जो रेडी नहीं उन्हें रेडी हम करवा देंगे। 2 तरीके हैं उसके, रेडी करवा देंगे, टेंशन मत लो उसके।
ठीक है पवन, बैच कोई सा भी हो टेस्ट देना पड़ेगा। 2 वाले बैच में कई बच्चे बैठे इस चक्कर में, कई बालक बैठे 2 वाले बैच में, क्या हम टेस्ट नहीं देंगे। मैंने आओ 2 से खा लो तो हो गया नहीं। लिखिए विशेष में अगली हेडिंग, ये हेडिंग हमारी चल रही है विशेष, इसमें हेडिंग लिखे वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कॉलेज कौन सा तुम दोनों का? F1 कॉलेज। कुछ पढ़ाई करी घर पे? नहीं करी अभी तक, बिल्कुल नहीं करी है, वेरी गुड। इससे आसानी रहेगी हमें सिखाने में कुछ नया, सही है। तो घर पे बिल्कुल बुक है नहीं? बुक भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो लेसन नंबर 1 कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, दूसरा गॉस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, तीसरा है हमारा वैद्युत विभव जो चल रहा है। इस चैप्टर की हम लास्ट हेडिंग के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक था ऋतिक, एक छोटा टॉपिक था जो रह गया था, जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है पहले दोबारा समझ लो। अगर हमारे पास एक चार्ज कैसा है माइनस का और एक कैसा है प्लस का, लेकिन दोनों में समानता क्या है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, ये माइनस ये प्लस। एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस का 2 प्लस का 2, -3 + 3, -4 + 4, -5 + 5। अमाउंट इक्वल है लेकिन नेचर उल्टा, अमाउंट इक्वल है लेकिन नेचर उल्टा। अगर ऐसे कोई 2 चार्ज पास पास में रखे हुए होते हैं तो उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं उसको? वैद्युत द्विध्रुव। और कमाल की बात है, हम वैद्युत द्विध्रुव को पी भी जाते हैं, जैसे कि वाटर H2O, H2O को लिखा क्या जाता है HOH। क्या लिखते हैं उसको रिएक्शन के टाइम? HOH, HO, H प्लस का O माइनस का, OH, O माइनस का H प्लस का, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 डाइपोल बन जाते हैं हमारे। ठीक है, बात कर लें एटम की। एटम में एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं नाभिक। एक नाभिक है, एक इलेक्ट्रॉन है। नाभिक पे चार्ज कैसा? प्लस का। इलेक्ट्रॉन पे कैसा? माइनस का। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन रहती है, चार्ज इक्वल होता है लेकिन नेचर कैसा होता है? उल्टा। तो वहाँ भी क्या बनेगा आपका? डाइपोल। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H प्लस Cl माइनस, HBr H प्लस Br माइनस, HFHI H प्लस I माइनस। अगर कहीं भी तुम्हें पूरी फिजिक्स में ऐसी कंडीशन मिल जाए तो समझ जाना वहाँ पर क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मैंने ये कहा था कि अगर आवेश अनंत पे रखे हुए हैं तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है। मैंने आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या बताई थी? सुनो सुनो, निकाय बनाने में किया गया कार्य। देखो आवेश कहाँ पर है हमारे पास? अनंत पर। अनंत से कहाँ लेके आए? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। जैसे ही तुम पास में लेके आओगे, अगर वो प्लस माइनस हुए तो आकर्षण, प्लस प्लस हुए प्रतिकर्षण, माइनस माइनस हुए प्रतिकर्षण बल लगेगा और एक हमारा सिस्टम यानी निकाय बन जाएगा। तो निकाय बनाने में जो भी कार्य करना पड़ा उसको हम क्या कहते थे? आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर अनंत पर आवेश नहीं होंगे, यहाँ पर अनंत पर आवेश नहीं होंगे, बल्कि कौन होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। ये कहाँ पर है हमारा? अनंत पर। देखो अनंत पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ये क्या है? -Q, और ये क्या है हमारा? +Q। ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ डाइपोल के बिटवीन की डिस्टेंस कितनी होती है? कितनी होती है?
चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। कुछ जगह 2a माना गया है, यहाँ पर क्या माना गया, 2l माना गया, ठीक है। अब इसके बाद इसे हमें कहाँ लेके आना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आना है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। देखो ये मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इन तीरों की लंबाइयाँ बराबर हो, इनके बीच की दूरियाँ बराबर हो, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को कहा जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब सुनो, ये हमारा डाइपोल है, ब्लैक का मतलब माइनस हो गया और वाइट का मतलब हमारा यहाँ पर प्लस हो गया। अगर किसी, अगर तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे थ्योरी में, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, अंदर ले आए, और अंदर भी कैसे लेके आना है, लंबवत लाना है। कैसा लाना है, लंबवत लाना है। तो इन सब बातों को फिर जोड़ो, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाते हैं, ले आए लंबवत। तो लंबवत लाने के बाद अब इस लंबवत वाली कंडीशन से जब हम इसे वैद्युत क्षेत्र के समांतर करेंगे, तो समांतर करने में जो कार्य करना पड़ा वो टोटल कार्य हमारा वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इतनी सी बात हमें कहनी है। अब तो मुझसे ये वाली बात कहोगे, अनंत से लेके आए, क्या हम खाली थे, अनंत से लेके आए और हमने परपेंडिकुलर ला के रख दिया, तो हमें कार्य क्यों नहीं करना पड़ा? उसका भी मेरे पास जवाब है। जवाब क्या है, देखो ये चार्ज कैसा है, ये कैसा है, जैसे ही तुम माइनस प्लस को इसके परपेंडिकुलर एंटर कराओगे, ध्यान देना है, माइनस प्लस को इसके परपेंडिकुलर एंटर कराओगे, तुम्हें तो कार्य करना ही पड़ रहा है, साथ में वैद्युत क्षेत्र को भी कार्य करना पड़ेगा। जो माइनस का क्यू चार्ज यहाँ पर आया उसे माइनस का डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, ये जो प्लस का क्यू चार्ज आया इसे प्लस का डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, ठीक है। हमने क्या काम करा भाई, हमने एक माइनस का क्यू काम किया, एक प्लस का करा, ऐसे इसने करा एक माइनस का एक प्लस का, यानी एक माइनस का कार्य इसके पास और एक प्लस का कार्य इसके पास, ऐसे ही एक माइनस का कार्य हमारे पास और एक प्लस का हमारे पास। जब सबको आपस में जोड़ोगे, W माइनस डब्ल्यू प्लस W माइनस, दो माइनस के हैं दो प्लस के हैं, कुल कार्य कितना, 0 हो गया। तो एक्चुअल परिभाषा स्टार्ट हमारी कहाँ से हुई, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत से वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाते हैं, तो लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। देखा कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी हमारी, अनंत से, और अनंत से आने के बाद भी हमें कार्य नहीं मिला। फिजिक्स का यही तो कमाल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक, ध्यान देना है, दो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक वाला सिलेबस में, दो वाला नहीं है, किसी एक वैद्युत द्विध्रुव को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लेकर के आते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर घुमाते हैं तो किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने कुछ हेडिंग, पहले एक हेडिंग करवाई थी, किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र, बताओ क्या था, याद आया? कुछ करवाया था, इंटीग्रल किया था मैंने, W बराबर PE cos थीटा 2 थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डाइपोल कहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, एरो लगा देंगे यहाँ पर ताकि पता रहा हमारे पास, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने तुमसे परिभाषा में क्या कहा, लंबवत से समांतर, क्या कहा, लंबवत से समांतर, ये तो बात मैंने कही तुमसे, लंबवत से समांतर लाना कंपलसरी है, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे 90 से, स्टार्टिंग करेंगे 90 से, और समांतर आते कितना हो गया, 0, थीटा 1 कितना, 90, थीटा 1 कितना, 90। वैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ समांतर, जो कार्य स्टार्ट होगा वो समांतर से ही स्टार्ट होगा, लेकिन कभी कभी पेपर में वो कह देता है 180, क्या कहता है वो, 180। तो अपनी बात को गलत ना होने के लिए हम एक काम करेंगे, वो काम क्या है हमारा, थीटा 1 बराबर मैंने 90 मान लिया और थीटा 2 बराबर मैंने थीटा मान दिया। मैंने क्वेश्चन पेपर वाले को एक चांस दे दिया कि भाई अगर वो 180 दे तो 180 लगा देना,
अगर उसने 45 कहा तो 45 लगा देना। ज़रा बताना फॉर्मूला क्या बनेगा, W इक्वल्स कितना हो जाएगा, PE या लगाओ cos 90 और cos थीटा। cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। याद रखो कभी कभी 0 ही बोलना पड़ता है तभी अच्छे नंबर आते हैं। कितना हो गया PE, ठीक है, ये कितना हो गया 0। क्या बचा माइनस का cos थीटा, तो क्यों लगा रहे हो ब्रैकेट, मत लगाओ। माइनस का क्या बन गया, माइनस का PE cos थीटा। लेकिन अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो तुम क्या करते, 90 से 0, तुम क्या करते 90 से 0। अगर तुमसे कोई कह दे भाई वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो आप पूरा देंगे डिस्क्रिप्शन इसको। कैसे, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन जब लंबवत से समांतर करते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं। हम जानते हैं, फॉर्मूला मैंने पहले प्रूव करा दिया, U इक्वल्स W इक्वल्स PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 कितना 90, थीटा 2 कितना थीटा। तो इसके बाद cos 90 की वैल्यू कितनी 0। फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस का PE cos थीटा। लेकिन अब इसमें भी झोल है, हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। अगर मैंने, ध्यान देना है, अगर मैंने यहाँ पर थीटा का मान, केस 1 है, अगर मैंने थीटा का मान 0 लगा दिया तो इसको हम कहेंगे स्थायी अवस्था। अब क्या मतलब स्थायी का, एक बात सोचो, मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, क्या इसको कोई बल लग रहा होगा, डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, मैंने ऐसे घुमा दिया तो क्या डाइपोल कोई बल लग रहा होगा, नहीं। समांतर रखने पर बल नहीं लगता। अगर आप वैद्युत क्षेत्र के समांतर ले आए डाइपोल को, कोई बल ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब ये वर्टिकल था उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाह रहा था कि ये पैरेलल हो जाए, और जब ये पैरेलल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ही को करेगा, कोई वर्क नहीं करने वाला। इस वजह से ऐसी पोजीशन में यहाँ पर जो F होगा वो 0 होगा। F क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको समांतर कर दिया तो बल लगना बंद हो गया, तो हम क्या कहेंगे स्थायी हो गए। हम क्या कहेंगे स्थायी हो गए। जैसे कि किसी की मान लो कोई बिजनेस था, उसने बिजनेस अपना सेटल कर दिया बिल्कुल, अब ना तो उसे घाटा होना है बल्कि उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होना। अगर फ़ायदा भी ना हो रहा, जितना है उतना बैलेंस कर लिया उसने, हम क्या कहेंगे स्टेबल है, क्या कहेंगे उसको स्टेबल। अभी यहाँ पर आ गया, बल मत लगाओ ऐसे रहेगा, बल मत लगाओ ऐसे रहना है, और अगर तुमने बल लगाया तो चला जाएगा, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे स्थायी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको स्थायी। अब बताओ U कितना हो गया, बताओ PE हो गया, U कितना हो गया PE। इसे हम क्या कहेंगे बताओ, स्टेबल नॉन स्टेबल, नॉन स्टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, नॉन स्टेबल। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, फिर ये भी बता दो cos 90 पे क्या होगा, cos 90 पे क्या होगा। ज़रा थोड़ा दिमाग पे जोर ला के मुझे बता दो, क्या cos 90 पर एनर्जी होगी या नहीं। सोच लो आराम, नहीं चलो फॉर्मूले को छोड़ो, थ्योरी से ही बात कर लो। कार्य मतलब ऊर्जा हमें कब मिली, 90 से 0। ऊर्जा कब मिली, 90 से 0 पे। ये बात सही है। जब हम 90 पर थे उस समय कोई कार्य ही नहीं किया गया था, तो इसका मतलब उस समय कोई ऊर्जा नहीं होगी। ये थ्योरेटिकल बात हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैंने थीटा का मान 90 लगाया तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब 90 की कंडीशन में कोई कार्य नहीं होगा, और जब कार्य नहीं तो ऊर्जा का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहते हैं भाई वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा से क्या समझते, तो आप क्या बताएंगे, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आते हैं, वो भी लंबवत, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता।